आज भारतीय राजनीतिक और देश के छात्र आंदोलन के इतिहास का एक बहुत बड़ा दिन है। 25 जुलाई 2026 को देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पिछले एक महीने के से अधिक समय से दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट, पेपर लीक और परीक्षा प्रणालियों में सुधार को लेकर छात्र डटे हुए थे। इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और कहा कि वे नहीं चाहते कि किसी भी छात्र का भविष्य कानूनी उलझनों में फंसे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि देश में जब कोई केंद्रीय मंत्री इस्तीफा देता है तो उसकी संवैधानिक प्रक्रिया क्या होती है? क्या मंत्री सीधे जनता को इस्तीफा दे सकता है? चलिए इसे हम बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर भारतीय संविधान की बात करें तो उसमें मंत्रियों की नियुक्ति और उनके इस्तीफे को लेकर बहुत ही स्पष्ट नियम बनाए गए हैं। आइए इस प्रक्रिया को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। व्यवहारिक रूप से कोई भी केंद्रीय मंत्री अपना इस्तीफा सबसे पहले प्रधानमंत्री को सौंपता है, यानी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को सौंपता है। क्योंकि मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, इसलिए राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पर यह फैसला पीएम के पास जाता है कि मतलब इस्तीफा को एक्सेप्ट करना है नहीं। संविधान क्या कहता है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 के अनुसार केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट अपने पद पर बने रहते हैं। इसलिए कानूनी तौर पर अंतिम इस्तीफा हमेशा भारत के राष्ट्रपति को संबोधित होता है। जब कोई मंत्री प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा देता है तो पीएम के पास दो विकल्प होते हैं। पहला विकल्प यह है कि वे मंत्री को समझाकर इस्तीफा नामंजूर कर दें और दूसरा विकल्प यह है कि वो उस इस्तीफे को स्वीकार कर लें। धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान के मामले में राजनीतिक दबाव और छात्र आंदोलन को देखते हुए इस इस्तीफे को स्वीकार करने की सिफारिश की गई है। प्रधानमंत्री इस्तीफे को मतलब जो इस्तीफा दिया गया है उस चिट्ठी को अपनी सिफारिश के साथ राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। राष्ट्रपति अपना द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद ही इस्तीफा कानूनी रूप से प्रभावी माना जाता है। इस्तीफा स्वीकार होने के बाद शिक्षा मंत्रालय का प्रभार अस्थायी रूप से किसी अन्य मौजूदा कैबिनेट मंत्री को सौंपा जा सकता है या प्रधानमंत्री खुद इसे अपने पास रख सकते हैं जब तक कि कोई नया शिक्षा मंत्री नियुक्त नहीं किया जाता। विवाद यानी कि जो नीट यूजी रो हुआ था, नीट यूजी का जो विवाद हुआ था उसमें 2026 में पेपर लीक और अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे। जंतर मंतर पर आंदोलन छात्र संगठनों द्वारा दिल्ली में पिछले 36 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने अपने 2 पन्नों के पत्र में लिखा कि वे छात्रों के प्रति अपनी जवाबदेही से पीछे नहीं हट रहे हैं। राष्ट्र विरोधी ताकतों पर चिंता जताते हुए उन्होंने पत्र में यह भी जिक्र किया कि वे देश के माहौल का कोई गलत फायदा ना उठाए, इसलिए वे पद छोड़ रहे हैं। चलते चलते आपको एक बेहद दिलचस्प और ऐतिहासिक जानकारी देते हैं। क्या आप जानते हैं कि आजाद भारत के इतिहास में सबसे पहले किस कैबिनेट मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया था? वह कोई और नहीं बल्कि देश के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिन्होंने अप्रैल 1950 में नेहरू सरकार की नीतियों से असहमत होकर इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद समय समय पर मंत्रियों ने अपने नैतिक जिम्मेदारी, जैसे 1956 में रेल दुर्घटना के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी का इस्तीफा आया था, और भी कई राजनीतिक कारणों से पद छोड़े हैं। तो दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान का यह इस्तीफा इस बात का गवाह है कि लोकतंत्र में जनता और छात्रों की आवाज में कितनी ताकत होती है। साथ ही यह हमारे संविधान की उस व्यवस्था को भी दर्शाता है जहां सत्ता में बैठे व्यक्ति को जनता के प्रति जवाबदेही होना पड़ता है। इस पूरे घटनाक्रम और भारत के नए शिक्षा मंत्री की नियुक्ति पर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।